कि मान लीजिए यहाँ पर फ्लो में लिखा जा रहा है और बीच में अध्यापक लिखते लिखते और बीच में जाकर कुछ काट दिए। हम लोग कई बार जाके बच्चों की कॉपी में देखें तो वो भी लिखते लिखते वहां पर जाकर के काट देगा, अर्थात बच्चा सिर्फ नकल कर रहा है, उसमें से देख करके उसको उतार रहा है, उसको सिर्फ छाप रहा है, उसकी चित्रकारी कर रहा है, वो लिखने नहीं सीख रहा है। तो जो हमारी 4 दक्षताएं हैं, चारों दक्षताओं की जो उसमें होना चाहिए जो उसका, वो नहीं कर पा रहा है बच्चा, केवल उसका नकल कर रहा है। जैसे लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। अच्छा चलिए आप इन लोगों से बताएं, एक प्रश्न पूछें कि जब हम लोग बच्चों को कलम दे दें या चौक दे दें और कहें कि लिखो, तो बच्चा क्या करता है? कुछ न कुछ दीवार पे वो क्या करेगा? गोल बनाएगा, छोटा छोटा गोला बनाएगा, लाइन खींचेगा या फिर क्रॉस बनाएगा, कुछ ना कुछ वो करता है। तो इसे क्या लिखना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये लिखना है कि नहीं है? कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि लिखना ये है? अच्छा, और बच्चे के हाथ में अगर चौक आ गया तो हम लोग अक्सर स्कूलों में भी देखते हैं दीवारों पे भी बच्चे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, चोरी से जाकर कहीं ना कहीं कुछ लिखते हैं, नहीं कुछ हुआ तो गोलाई खींच दिए, कलिक लगा दी, कुछ भी, ये भी लिखना है। बच्चे की लिखने की शुरुआत ही वहीं से होती है, इसीलिए ये आधारभूत लेखन है। और वही जब विकसित होकर के आगे बढ़ती है तो बच्चा उसमें अपनी और भी कुशल होते जाता है और जब बाद में लिखता है तो अच्छे से लिखता है। तो सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में ये जो 4 दक्षताएं हैं, भाषा की चारों दक्षताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली दक्षता जो है हमारी सुनने की है। अभी वर्तमान में जो चल रहा है हमारा प्रेरणा, तो प्रेरणा इस बात को ही प्रोत्साहित करता है कि कक्षा 1 का जो बच्चा है वो लिखे नहीं, वो सिर्फ सुने और बोले। हमारी जितनी गतिविधियां कक्षाओं में हो रही हैं, जितने हमारे कार्यकलाप और गतिविधियां होती हैं, अधिकांश जो वहां पर है बच्चों को सुनने और बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह बता दें कि कोई भी टीम या कोई भी बाहर की जांच की टीम, जैसे अभी एनएएस की टीम 12 तारीख को आने वाली है, हमारे बड़ा गांव ब्लॉक के भी 4 विद्यालय जो है उसमें है, इसीपुर है, कंपोजिट इसीपुर है और कंपोजिट हरिनाथपुर, इसी तरह थौगलगंज है। और ये जो विद्यालय है यहाँ पर जो एनएएस की टीम जब जाएगी तो ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे की टीम है। गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया, मानव ये संसाधन विभाग ने, कि जितने पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो सही मायने में खर्च हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए एक सर्वे करने की कोशिश की गई है। और ये एनएएस की टीम इसी चीज को देखेगी कि जो चीजें बनकर एनसीईआरटी से आ रही हैं, जो चीजें जा रही है एनसीईआरटी से होके आ रही है, हमारी किताबों में आ रही है, किताबें स्कूलों तक पहुंच रही है, हमारे जो अध्यापक हैं क्या बच्चे उन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से रिपोर्ट तो चली जाती है। पहले स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम होता था सर, और हर एक स्कूल से रिजल्ट के आधार पे हम लोग ग्रेड बना करके और भेजते थे। लेकिन आज के समय में वो टीम यही देखेगी कि क्या सच में वहां से जो भी चीजें आ रही हैं और उसकी जो रिपोर्ट यहाँ से जाती है कि सारा काम सही चल रहा है, वो सही चल रहा है कि नहीं। और इस टीम में ये इतना महत्वपूर्ण टीम है, ये जो हमारी एनईपी 2020 है उसी के अनुसार ये सब चल रहा है। और यूनिसेफ और समग्र शिक्षा ये दोनों केंद्रीय टीम है और दोनों के सहयोग से आउट ऑफ स्कूल प्रशिक्षण में उसी का एक हिस्सा है। और यूनिसेफ और समग्र शिक्षा यही इन सब चीजों को मॉनिटर भी कर रही है। हमारे यहाँ जो भी किताबें आती हैं, आप किताबों को पलट के देखेंगे उसमें यूनिसेफ का लेवल लगा रहता है। जैसे हम लोग अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं, शिक्षा लोन लेते हैं, उसी तरह हमारे देश में भी वर्ल्ड बैंक से, यूनिसेफ से कुछ दान के माध्यम से तो कुछ लोन के माध्यम से पैसा आता है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम लोग ये जो पैसे आते हैं उसका अपव्यय हो और वो केवल बेकार हो जाए, जैसे कि बच्चे को पढ़ाने के लिए हमने बैंक से 10 लाख रुपया लोन लिया कि बैंक को बच्चे को हम इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं और बच्चा इंजीनियरिंग ना पढ़ करके कुछ और कर रहा है या इंजीनियरिंग के नाम पर बेकार हो गया, तो सारा लोन क्या हुआ? बेकार हो गया। ये हमारे देश के ऊपर पूरी तरह से कर्ज है। और जो भी यार डोनेशन से मिलता है, स्कूल की किताबों के पीछे भी देखिए यूनिसेफ की लेवल लगी रहती है। ये बच्चों के लिए जो फंड है, अंतर्राष्ट्रीय फंड है, तो यूनाइटेड नेशंस का बना हुआ, उसके पैसे से इन सब चीजों की व्यवस्थाएं हो रही है। तो इसमें तो इसको 100% पूरा होना चाहिए।
इसमें कोई कटौती, कोई कमी होनी नहीं चाहिए। खैर ये अलग की चीज है। तो अब हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, सुनने की जो प्रोसेस है वो कैसे होगी। जब बच्चा हमारे विद्यालय में आता है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनता है, वो सुनता है और अपने घर से भी कई चीजों को सुन करके आता है और बोलता भी है। जब हम बच्चों को देखते हैं आपस में बात करते हुए, तो कक्षा में बच्चे, छोटे बच्चे, कक्षा 1 का बच्चा हो, वो भी आपस में बात करेगा और जरूरी नहीं है कि वो खड़ी बोली में बात करे, उसकी जो अपनी भाषा है उसमें ही बात करेगा और वो बताएगा कि हाँ फलां के घर में कल चोर आए रहे तो छत पर रस्सी से चढ़ गई, फिर आंगन में उतर गई। यानी इन सब चीजों को उसके पास आइडिया है। वो बच्चा इन सब चीजों को अपने घरों में सुना है, अपने माता पिता से सुना है, अपने भाई बहनों से सुना है, पड़ोसियों से सुना है, अपने परिवेश में इन चीजों को सुना है और उसी चीज को व्यक्त कर रहा है, बोल करके उसको व्यक्त कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा किताब की ही बातों को स्पष्ट करे, किताब की ही बातों को सामने रखे, लेकिन उसका दिमाग जैसे कहा जाए कि कोरा कागज है तो कोरा कागज नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से पूर्व नियोजित उसमें समाई हुई है। और अभी वर्तमान में तो यह भी माना जाता है और ये सिद्धांत भी है कि बच्चों के भीतर ज्ञान का एक पुंज होता है, अर्थात ये कि हम सभी लोग पूरी तरह से, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है, भगवान ने सबको दिमाग एक बराबर ही बांटा है। कोई उसका प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, कोई उसका प्रयोग कम कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ मेधावी होते हैं, और जो कम मेहनत करते हैं, आलसी रहते हैं या नहीं काम कर रहे हैं तो बेचारे कम मेहनत करते हैं तो वो थोड़े पीछे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग किसी को भगवान ने कम दे दिया है, किसी को ज्यादा दे दिया है। जो हमारा दिमाग है वो सबको एक बराबर। हमारे यहाँ कहानियों में भी कई बार कहा जाता है कि वरदराज की कहानी हम लोग सुने हैं कि उसमें क्या है कि उनके गुरुजी लगातार उनको बहुत दिनों तक मेहनत किए, पढ़ाए, लेकिन वो इतने मूर्ख थे कि कुछ नहीं पढ़ पाए। अंत में उनके जो गुरु थे उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि भैया तुमको हम पढ़ा नहीं पाएंगे। और वो क्या हुआ, वरदराज वो अपना सब गठरी वगैरह लेकर के वापस अपने गांव की ओर लौटने लगे। अब उम्र हो गई, नहीं पढ़ पाए, सारे बच्चे साथ वाले तो आगे बढ़ गए और ये बेचारे पीछे रह गए, तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। और जब वो निकल जा रहे थे वापस तो कहीं कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी और वहां पर ये इनको प्यास लगी तो पानी पीने के लिए रुके। और जब उन्होंने देखा कि पानी खींचने वाली रस्सी की जो होती है, कोमल सी डोरी होती है, उससे जब कुएं की जगह पे लगा हुआ पत्थर पे गड्ढा हो गया, निशान पड़ गया है, तब इनको ये बात समझ में आई कि जब इसके मुलायम रस्सी से इस पत्थर पे निशान पड़ सकता है तो क्यों नहीं हम भी पढ़ लिख करके हमारे पर क्यों नहीं निशान पड़ सकता, अर्थात हम क्यों नहीं पढ़ सकते। मेहनत करने से क्या चीज ऐसा है जो नहीं हो सकता है। और ये भी बात हम बता दें कि उसके बाद वरदराज गए फिर से गुरु के आश्रम में वहीं से वापस और बोले कि नहीं गुरुजी अब हम मेहनत करेंगे। ज्ञान जो होती है 2-3 तरीकों से मिलती है। जैसे एक तो बच्चा मेधावी होता ही है, बचपन से ही बहुत तेज है, उसे गॉड गिफ्टेड करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करके और आगे बढ़ते हैं। कई हमारे वैज्ञानिक हैं, आइंस्टाइन टाइप के जो वैज्ञानिक है, जो शुरू में कहा गया कि तो मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आ रहा, बेवकूफ है। लेकिन जब एडिसन जो जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उसके लिए भी कहा जाता था कि तो मूर्ख है और बहरा भी है, सुनता भी नहीं है। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हुए तो इतने बड़े वैज्ञानिक बने। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के पहले 10,000 चीजों का प्रयोग किया हुआ था और उसका जो आविष्कार है, बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है, जो थॉमस अल्वा एडिसन का है, उसको सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार में रखा जाता है। और इसी तरह आइंस्टाइन के बारे में भी कहा जाता है कि आइंस्टाइन भी एक मंद बुद्धि बालक के रूप में शुरुआत में थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, परिश्रम किया, मेहनत किया और इनकी एक अलग दिशा थी और वो एक नोबेल पर्सन के रूप में हम लोगों के सामने आए, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे साइंटिस्ट के रूप में हमारे सामने आए। तो बच्चों का परिवेश, बच्चों का माहौल जो है वो भी बहुत मायने रखता है और बच्चों की जो अपनी मेहनत है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो हम लोग इस सुनने और बोलने की प्रोसेस पे बात कर रहे थे कि बच्चा जो सुनेगा वही बोलेगा। कई बार ऐसे होता है हम लोग भी गलतियां कर देते हैं और 3 प्रकार के जैसे श होते हैं, इसे तालव्य श कहते हैं और ये मूर्धन्य श है और ये दंत श है। ये 3 प्रकार के स है। इसमें पता है कुछ ऐसे भी होता है, कुछ लोग कहते हैं ये छोटा सा है, वो बड़ा सा है, वो मीडियम वाला सा है, लेकिन ये शुद्ध रूप में ये है कि ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है और ये दंत स है। इससे हम लोग सांप लिखते हैं, साइकिल लिखते हैं। और ये जो श है ये षटकोण के काम में आता है और ये जो स है
अच्छा, बोलने में भी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गलती कर देते हैं। हम तो बहुत से बड़े लोगों को भी देखे हैं, हम लोग स्वयं भी अपने को देखते हैं कि बोलने में अगर किसी को साइकिल बोलना है तो बोलना साइकिल, तो ये बोल। और जब बच्चा शुरू में ही समझेगा कि हमें साइकिल सिखाया गया तो वो वही बोलेगा। तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सुने, अच्छा ये भी एक साइंटिफिक चीज देखिए कि जो लोग गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं, अर्थात जो सुना ही नहीं तो बोलेगा कैसे। गूंगे बहरे एक साथ होते हैं। डॉक्टर भी जो होते हैं गूंगे बहरों की एक साथ होते हैं, एक ही डॉक्टर दोनों देखता है, कान और गला। तो ये जैसे 3 प्रकार के स्वर हैं, अगर इनका उच्चारण हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं तो जो बच्चे हमारे जब सुनेंगे तो भी अशुद्ध उच्चारण करेंगे। और अगर प्रारंभ से कक्षा 1 से ही अगर बच्चा जान गया कि इन तीनों का उच्चारण कैसे करना है, जो अलग अलग शब्द हैं उनका उच्चारण कैसे करना है, हम अगर बोल रहे हैं और हम अगर बोल रहे हैं कि अलग अलग शब्द हैं तो ये गलत है, अगर हम बोल रहे हैं कि अलग अलग शब्द हैं तो ये सही है। तो जब बच्चा शुरू से ही ये समझ रहा है कि हम साइकिल कह रहे हैं कि साइकिल कह रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं कि शब्द बोल रहे हैं, तो ये अगर वो डिफाइन कर लेगा, क्योंकि जो सुनेगा वही बोलेगा। तो ये चीजें हैं। लिखने के भी क्रम में कई बार ऐसे होता है, जैसे पिछले प्रशिक्षण के दौरान भी हमने प्रश्न किया हुआ था, अक्सर हम लोग लिखने में कुछ गलती कर बैठते हैं। जैसे शब्द यहाँ पर लिख रहे हैं, अक्सर हम लोग कैलाश मानसरोवर वगैरह लिखते हैं, उसमें और पूछा जाए कि इसमें से सही कौन सा है, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? नीचे वाला हमको भी पता था, ऊपर वाला हम क्या ऊपर वाला जानते थे। कैलाश ऊपर वाला सही है कि नहीं? ऊपर वाले के लिए कितने लोग हाथ उठाए जो ऊपर वाला सही मानते हैं? ऊपर वाला सही है, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नीचे वाला सही, नीचे वाला कितने लोग कह रहे हैं सही है? नीचे वाला। अच्छा, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि सामान्य बोलचाल में है। और आपको पता है सर, हम तो कैलाश मठ और अमूरगंज पे है, वहां भी देखे कैलाश ही लिखा ऐसा ही लिखा हुआ है और ये गलत है। नीचे वाला सही है, नीचे वाला ये जो है दंत स से ये सही है। ये छोटी सी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। छोटा सा वाला कैलाश सही है, ये जो दंत स वाला है आज तक ये हमको भी नहीं है, पता था। और ये जो तालब स वाला है ये निरर्थक, ये सही है। इतना रूढ़ हो गया है कि हम लोग इसी को समझते हैं कि ये सही है, जब ये सही नहीं है। के सारे अच्छा छोटे सब में लिखा गया है। अगर इसको लिखा जाए अब बता रहे हैं आपको ये कैसे। अच्छा, लिखने के क्रम में और क्या दोष हो सकता है? जैसे एक बहुत ही कॉमन शब्द हम और बता रहे हैं, एक एकदम कॉमन शब्द है, उसको आप ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय एक में ह्रस्व ई की मात्रा लगी है और एक में दीर्घ की मात्रा वाला सही है। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं, लगभग अधिकांश जगहों पे देखेंगे तो यही लिखा रहता है। अधिकांश नहीं, बहुत जगह। और अधिकांश क्या आपको लगता है 99% जगहों पे ये लिखा है, लेकिन उसका शुद्ध रूप जो है ये वाला जो है। और ये सब चीजें इतनी मतलब क्या होता है कि प्रयोग में आ जाती है कि गलत वाला ही लगता है कि यही सही है। सतयोग जयते लिख लिए ना, सतयोग जयते जो है जी, सतयोग जयते होता है, सतयोग जयते नहीं। अच्छा, और विशेषक इसको बदलवाते कि नहीं सर? क्या सर? हिंदी की विशेषक जो है सही बात है, नहीं बदलवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक बात हम सबसे शुरू में ही जैसे हमने बताया कि जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, मान लीजिए एक भाषा के रूप में हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी के कितने प्रकार हो सकते हैं? जैसे हिंदी का एक साहित्य है, ठीक है, हिंदी का साहित्य हो गया, लिटरेचर। दूसरा हिंदी जो भाषा के रूप में है, ये इसका लैंग्वेज हो गया, तो लिटरेचर हुआ, लैंग्वेज हुआ। इसके साथ और भी कुछ हो सकता है, उसका व्याकरण है, उसका ग्रामर है। तो इसके 3 रूप हो गए, साहित्य भी है, भाषा भी है और व्याकरण भी है।
भाषा और साहित्य इसको दिशा देने का कार्य करता है व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के बारे में कहा जाता है कि भाषा की आत्मा है। अगर व्याकरण न रहे तो फिर कोई भी भाषा बोली में बदल जाए। बोली का अर्थ ये हो कि जो मन में आएगा वही बोलेंगे, व्याकरण से नहीं। जो मन में आएगा वही बोलेंगे। वो व्याकरण जो है उसको शुद्ध रूप में खड़ा करती है। अगर हम लोग ध्यान दें संस्कृत को ले लें तो संस्कृत का अगर व्याकरण नहीं रहता तो संस्कृत कब की समाप्त हो गई रहती, संस्कृत कब की खत्म हो गई रहती। व्याकरण ही है कि संस्कृत को उसी रूप में आज भी रखी है जैसा वो 6500 वर्ष पूर्व प्रयोग में आ रहा था। ऋग्वेद की रचना जब हुई थी आज के 6-6500 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है, उस समय संस्कृत जो था, संस्कृत जो थी वो आज भी वही है और इसमें जरा भी हेरफेर नहीं किया जा सकता। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि संस्कृत को लोग मानते हैं कि मृत भाषा है, मरी हुई भाषा है, ये मृत भाषा है। तो जो इंटरव्यू देने आया हुआ था कैंडिडेट, उसने कहा कि नहीं, संस्कृत जो है मृत भाषा नहीं है, संस्कृत कोमा में है। अर्थ यह हुआ कोमा में इसलिए है कि ना तो मर रही है और न जिंदा है। इसका व्याकरण इतना कठिन है, दुरूह है संस्कृत का, संस्कृत को अपनी पद से हटने नहीं देता और इसका साहित्य इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है कि इसको मरने नहीं देता। तो ये सब चीजें हैं भाषा को लेकर के। तो भाषा में 3 चीजें होती हैं, साहित्य है, भाषा और व्याकरण है। व्याकरण को लेकर के अगर हम लोग चलेंगे तो क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है इसको देखेंगे, लेकिन जब हम वही चीजें भाषा पर आते हैं तो भाषा जो होती है सिर्फ भाव का आदान प्रदान होता है।